ये जंग इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं रह गई। बिहार के इलेक्शंस के लिए उन्होंने ये सारे का सारा ड्रामा, जो मैं पहले भी कह रहा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो था वो किया। इस वॉर सिचुएशन के अंदर जो चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकता है और खामोश रह के मदद कर सकता है। इंडिया से बड़ा मुल्क भी हो तो ये जुर्रत नहीं कर सकता कि जिस चीज की गारंटी वर्ल्ड बैंक ने दी हो उस चीज का इनकार करते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अगर कोई जंग छिड़ती है तो क्या ये दो तरफा होगी बाइलैटरल? अगर खुदा न खास्ता असल में जंग हो गई तो क्या ये कौम वाकई उस मोहब्बत के साथ, उस इत्तेफाकशी के साथ, उस मेहनत के साथ, उस इन्वॉल्वमेंट के साथ तैयार है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ातिन हज़रात, पहलगाम के वाक़े को हुए तकरीबन 100 घंटा गुजरने वाला है। इस दौरान हर तरफ टेंशन, बयानात, गुफ्तगूएँ, अखबारात, टीवी, टॉक शोज़, पता नहीं क्या कुछ होता चला जा रहा है, लेकिन कुछ नतीजा नहीं बरामद हो रहा। वो जो लोग समझते थे कि आज जंग लड़ी, आज हुई, कल शुरू हुई, परसों हमला हुआ, अभी ये हो जाएगा, ये जनाब वहाँ सर जाकर अटैक होगा, इस जगह को कब्ज़ा कर लिया जाएगा, तो उनके शायद ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रहे। दूसरी जानब सबसे अहम बात यह है कि क्या इस तरह के हमले जो कि इंडिया के अंदर, जिसके बारे में गुज़श्ता मैंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर पूरी एक तारीख बयान की थी, वो क्या किसी सियासी नौइयत के होते हैं जिनसे एक बहुत बड़ा मकसद पूरा करना होता है। बरसगीर पाक व हिंद की ये तारीख बिल्कुल ऐसे है और मिसालें देकर साबित किया जा सकता है। किसी भी मुल्क, खा वो पाकिस्तान हो, खा वो बांग्लादेश हो, खा वो श्रीलंका हो, खा वो इंडिया हो, कि इस तरह के इंटरनलाइज किस्म की, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, जो फ्लरिशिंग हमारी डेमोक्रेसी है, उसके अंदर लोगों की रायामा को अपने हक में हमवार करने या फिर जमहूरियत के ख़िलाफ़ किसी किस्म के एक्शन के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हर मुल्क के अंदर बेशुमार दफ़ा, बेशुमार मौक़े पर होते रहे। लेकिन मैंने उस दिन भी ये कहा था कि सिचुएशन ऐसी है कि बरसगीर पाक व हिंद की ये जो जंग है, ये जंग अब इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं रह गई और ना इस जंग को कोई आपको उस तरह करने देगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन एक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि जो इंडिया ने इसके बाद लिए। पहला एक्शन मेरे हाथ में ये वो लेटर है कि जो उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। उसके बाद हमारे अखबारों ने बड़े मायदा मनसूख कर दिया गया, ये कर दिया गया, फलां कर दिया गया। भारत में भी यही कि पानी बंद कर देंगे उनका और पाकिस्तान जो है उसका बच्चा बच्चा पानी को तरसेगा। उसमें आखिरी लाइन में आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ हियर बाई डिसाइडेड दैट द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 विल बी हेल्ड इन अबेंस विद इमीडिएट इफेक्ट। इस हेल्ड इन अबेंस का मतलब यह है कि हम उसको कैंसिल नहीं कर रहे, इस पर अमल दरामद रोक रहे हैं। इस अमल दरामद में रोकने में क्या होगा? क्या वो पानी रोक देंगे? नहीं। अमल दरामद का मतलब यह है कि जब वो कोई डैम बनाने लगेंगे तो उसका डिज़ाइन हमारे साथ शेयर करेंगे। दूसरा, उसकी जो रेगुलर मीटिंग जो गुज़श्ते 4 साल से नहीं हुई, वो नहीं हो पाएगी। या हम अगर कोई इंस्पेक्शन करने जाएंगे उनके डैम, क्योंकि वो अपर रिपेरियंस हैं, ऊपर से पानी उसकी तरफ से आता है, तो हमें उनकी इजाज़त नहीं होगी। लेकिन इसकी जुर्रत कि जिस मुआहदे का गारंटर वर्ल्ड बैंक हो, ये दुनिया के इस माशी निज़ाम के अंदर जो 1945 के बाद बर्टन वुड जो था उसकी अंदर तय कर लिया गया था कि आइंदा इस दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम की 2 दामन होंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF। IMF बुनियादी तौर पर उस मॉनेटरी सिस्टम को गवर्न करेगा और उसके तहत अगर दुनिया के अंदर किसी भी बैंक ने थोड़ा सा भी कर्जा किसी मुल्क को दिया हुआ है तो IMF जो है इस बात को इंश्योर करेगा कि वो कर्जा उसको वापस लेके दे। इसी तरह वर्ल्ड बैंक जो है वो अगर कर्जे की तकसीम की सूरत हाल में आएगा और उसके साथ साथ तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के जरिए करेंसी के रेट्स को डिटरमिन करेगा, तो वो उसकी अथॉरिटी जो है वो ही तस्लीम की जाएगी। यही वजह है कि उसके बाद से कागज़ के नोट मार्केट में आए थे। इंडिया से बड़ा मुल्क भी हो, खा वो दुनिया का कोई और मुल्क भी हो, तो ये जुर्रत नहीं कर सकता कि जिस चीज़ की गारंटी वर्ल्ड बैंक ने दी हो उस चीज़ का इनकार करते। यहाँ तक कि जिस ज़माने में सोवियत यूनियन रुकन था
और उस मॉनेटरी सिस्टम के अंदर नहीं था, ज़मानतों से बाहर नहीं निकल आता था। अब आते हैं कि वो दूसरी चीज़ कि ये जो इस दावा किया जाता है और हमारे यहाँ भी वो जी ये हो जाएगा, पाकिस्तान वो देखे जी 6 नहरें निकाल लेते, इंडिया ने पानी बंद करके हैचर कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी इंडिया ने बहुत बड़ा वॉल्व खोला और उसके साथ ऐसे नलका बंद कर दिया, पानी बंद होना शुरू हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं अभी हमने बलूचिस्तान के अंदर खुदाई शुरू की और कल जनाब हमारे सारे के सारे ख़जाने जो हैं वो रिकोडिक के सोने से भर जाएंगे और हम पता नहीं बेचना शुरू, दुकान हमारी ऐसी सजेगी कि हमारे यहाँ रेल पेल हो जाएगी, हमें समझ नहीं आएगी कि पैसा हमने खर्च कहाँ करना है। सिंध का पानी जो है, झेलम का पानी जो है, इस तरह बाकी सारे के सारे पानी जिस पैसेज से गुजर क्यूसिक्स के हिसाब से गुजर रहे हैं। अब होता ये है कि पूरे का पूरा जो पानी है ये ऊपर से एक जगह से निकलता है, बस इंडस जो है ये कहीं ऊपर तिब्बत के पास, चाइना के पास से निकलता है। ये दरिया झेलम है ये श्रीनगर के पास एक झील है उससे निकलता है। मेन कहते हैं कि वुलर के पास आके वो निकलता है। चनाब का भी यही सूरत हाल है। अब वहाँ से जब ये पानी आते हैं तो सबसे पहले आपको इनको रोकने के लिए आपको बहुत बड़े रिजर्वायर चाहिए, और अगर रिजर्वायर नहीं चाहिए, वो रिजर्वायर अगर होंगे तो आपकी पूरा इलाका सेम अर्थोर से भर जाएगा। फिर आपको उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी चाहिए, आपको नहरें चाहिए, सारा कुछ है। और ये 10, 15, 20, 30, 40 साल भी लग सकते हैं इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो एक तो ये ख्वाब कि हम पानी रोक लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये इम्पॉसिबिलिटी। हाँ, जब कोई पैरेलल फ्लो की सूरत हाल होगी तो आप अपना जो जो जो, जो वुलर बिराज है, जिस तरह के 2-3 उनमें आप ज़्यादा से जो पानी जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे, तो ये ही एक सूरत हाल हो सकती है। उसके अलावा आप नहीं कर सकते। पानी की जब कहत साली होगी तब ये काम आप कर सकते हैं, और वो भी बहुत महदूद पैमाने के ऊपर, क्योंकि पानी बजाते खुद एक ऐसी कुव्वत है। तमाम वैलीज जो हैं ये पानी ने बनाई, पानी ने बनाई हुई हैं। जितनी भी हमने देखते हैं कि पहाड़ों के दरमियान तंग वादी है या बड़ी वादी है, ये पानी ने काट काट के रास्ते बनाए, और इस तरह कहीं वो फैल गया तो बड़ी वादी बन गई, कहीं वो नहीं फैला तो तंग वादी बन गई। तो ये पानी की ताकत का मुकाबला इम्पॉसिबिलिटीज में। अब इसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अगर कोई जंग छिड़ती है तो क्या ये दो तरफा होगी, बाईलैटरल? नहीं। एक तो ये है कि ये दो तरफा नहीं रहेगी, ये ट्राईलैटरल हो जाएगी, जिसमें चाइना जो है उसको खामखा उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक बात तो ये है कि चाइना का प्राइमरी इंटरेस्ट जो है इस पूरे इलाके के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज से तकरीबन कुछ 4-4.5 साल पहले ये इंडो पैसिफिक ये एक प्लान आया था, ये जो पेंटागन का, इसके तहत उन्होंने इंडिया को उसके अंदर शामिल किया था, और उस शामिल करने के बाद ये 2019 में आया है। और उसके बाद हुआ ये था कि उन्होंने कहा था कि हम चीन को कंटेन करें। इसके बाद हुआ ये कि आप अंदाज़ा करें कि चीन से जी जो था ये चला गया था वहाँ पर इंडिया, और उसने कहा था कि आप तीनों मुल्कों की एक मुआहदा कर लें आपस में पीस का, और मैं आपको कराने को तैयार। लेकिन इंडिया को छे चढ़ी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 370 जो था 5 अगस्त को कर दिया। और उसके बाद हुआ ये कि जब वो 370 किया, तो जब ये इंडिया का बॉर्डर जो था चीन के साथ लग गया और डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं रह गई, तो फिर उन्होंने वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो PLA जैसी उनकी जो लिबरेशन आर्मी है उनको ला के वहाँ बिठा दिया, क्योंकि वहाँ पर भी एक डिस्प्यूटेड लाइन है जिसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर कभी कोई लाइन नहीं हुई, कभी कोई सर्वे नहीं हुआ। एक मैकमोहन साहब थे, उन्होंने नक्शे के ऊपर एक लाइन खींच दी थी, और उस लाइन के ऊपर जो है वो समझते हैं कि ये हमारा इलाका है। यही वजह है कि 1962 के अंदर जब नेहरू ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन के तहत वहाँ पर मोर्चे बनाने शुरू किए, तो इंडिया ने उनको जो है वहाँ से मार भगाया था। अभी इस 2019 के बाद हुआ ये था कि अमेरिका ने इंडिया से कहा कि जाओ जाके उस मैकमोहन लाइन के ऊपर अपने आप को मजबूत करो। और जब वो मजबूत करने के लिए वहाँ पहुँचे तो उनकी हुई लड़ाई, तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो जो लेक और सारा इलाका जो था वो उन्होंने ले लिया। और जब रूस के अंदर मुआहदा हुआ तो उस 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है उसका जिक्र तक नहीं करने दिया। एक तो ये इस वॉर सिचुएशन के अंदर जो चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकता है और खामोश रह के मदद कर सकता है। मतलब आपने इंडिया ने इस वक्त वहाँ पर उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बॉर्डर्स लगाई, फोर्सेज। अब अगर उस वहाँ पर सिर्फ मूवमेंट करके सिर्फ फोर्सेज बढ़ा देता है तो आपकी एंगेजमेंट वहाँ पर मुकम्मल तौर पर खड़ी रहेगी। आप यहाँ पर अपनी फोर्सेज नहीं ला सकते।
दूसरी बात ये है कि 2-3 चीज़ें जो इस वक़्त इंडिया के इस वक़्त जो सिक्योरिटी मीटिंग्स के अंदर डिस्कस हुए हैं, कि चीन सबसे पहली बात तो ये है कि उसने साइबर क्राइम्स की सूरत-ए-हाल जो थी की थी, तो वो बड़ी आसानी से उन्होंने अटैक्स किया, साइबर अटैक भी किए थे, तो बड़ी आसानी से इंडिया के इस सारे सिस्टम जो है, इसको कहीं न कहीं जैम कर सकता है। और तीसरी चीज़ जो है, चाइना का सैटेलाइट बेडू जो है, जिसको जो जैसे हमारे यहाँ गूगल है, जिससे हम नेविगेशन करते हैं, वो बिल्कुल अलहदा है। तो वो पाकिस्तान को इस वक़्त पाकिस्तान उससे नेवी पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है और नेवी जो है, उसी से मदद लेती है। चीन के मेन सेंट्रल जो सेक्रेटेरिएट जिसे कहते हैं मिलिट्री सेक्रेटेरिएट, उसके अंदर और वो जहाँ के उनके न्यूक्लियर कंट्रोल्स होती हैं, वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज के बाकायदा अफ़सरान हैं, वो बैठे हुए हैं और वो बड़ी आसानी से अंदर से बैठे-बैठे बगैर ऐलान जंग किए इस मामले को ठीक कर सकते। दूसरी अहम चीज़ जिसके बारे में वो समझते हैं कि चीन के पास एंटी सैटेलाइट एक पावर है कि जो उसके बाद 2016 या 17 में आई थी, जिसके बाद अमेरिका भी घबरा गया था। क्योंकि अमेरिका ने ये सोच लिया था कि दुनिया के अंदर जो ऊपर सैटेलाइट घूमते हैं ना, ये अब हमारे पास हैं, हमारी को जब चाहेंगे हम जिसको चाहेंगे तबाह कर देंगे, बर्बाद, ऊपर किसी ने आना नहीं, बेशक किसी और के हों भी। और फिर अमेरिका ने एक कुव्वत उसमें शामिल कर ली थी, अपने हासिल कर ली थी, एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली थी कि वो किसी सैटेलाइट को तबाह कर सकता था। आपको याद होगा कि एक खबर लगी थी बहुत अहम किस्म की कि चीन का एक सैटेलाइट जो है वो ख़राब हो गया। तो चीन ने एक नीचे से एक और सैटेलाइट भेजा और उसको वो तबाह करके डिस्ट्रॉय करके फ़िज़ा में वापस आ गया, तो इसने एकदम दहला के रख दिया था। तो वो अगर सैटेलाइट जो है उसकी वो किसी न किसी से कोई भी खामोशी के साथ अगर वो मैनेज कर लेता है, तो तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम परवाज़ें जो हैं वो उसकी ख़त्म हो सकती हैं। उसके साथ एयरफोर्स भी। अब 2 चीज़ें पीछे रह जाती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं 2 दफ़ा हुई हैं। एक तो वो एक ज़माने में हमारे दोस्त होते थे इंडियन एम्बेसडर क्रिश्चियन मैन, उन्होंने बाकायदा वहाँ कहा भी था, जो लोगों को मारा गया था उसके अंदर आके, तो उन्होंने कहा था कि ये एक लो लेवल की जिसे कहते हैं वो होती टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी थी, इसको सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हम कह सकते, और उन्हें ये ब्रीफिंग भी दी थी। दूसरी जो थी वो सबसे अहम जो थी वो जहाँ आपने उसको पकड़ा था अभिनंदन को। अब वो एक दफ़ा हो सकती है, अगली दफ़ा वो अलर्ट बैठे होते, अब तो सारा बात है सिस्टम जब अलर्ट होता है फिर बहुत मुश्किल होता है। तीसरी जो है कि एयरफोर्स के बारे में कैपेबिलिटीज़ का ताल्लुक जो है उसकी भी मैच नहीं हो पा रहा चाइना के हवाले से। जेएफ थंडर वो हैं जिसको पाकिस्तान जो है, चीन पाकिस्तान के साथ उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको भी शेयर करता है। इंडिया ने अपने तौर पे बनाने की कोशिश की, मेड इन इंडिया बनाने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ कि फिर वो जैसे होता है कि एक चाइना से किट ले आओ, वो किट लगा लो, वो भी किटें जो है अमेरिका से ला के उसको हिसाब से करें। वो अब समझते हैं, आज भी समझते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी कम है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि ये वॉर अगर होती भी है, तो कोशिश इंडिया की ये है और अमेरिकन भी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके ऊपर एंटर हो, क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स की एक डिपॉजिट है, सिक्योरिटी रिलेटेड मिनरल्स डिपॉजिट है, तो वहाँ वो आ जाएंगे और चाइना के लिए मसला बन जाएगा। और देव साई प्लेन था, तो चाइना अपने इंटरेस्ट को कहीं भी किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं होने देगा। अब देखें, 370 का हमें कोई नुकसान हुआ या ना हुआ, कश्मीर हुआ, लेकिन चाइना को और इंडिया को नुकसान ये हुआ कि चाइना का बॉर्डर अब इंडिया के साथ आके लग गया है। अब वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे नहीं बैठा हुआ, बल्कि इंडियन के साथ बैठा है। लेकिन सबसे आखिरी बात जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत और चीन 3 न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान जंग जो है ये नामुमकिनात में से है, अगर ज़रा सी बढ़े तो। क्यों? उसकी वजह यह है कि दे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और ये मेरे सामने वो रिपोर्टें हैं जो कि न्यूक्लियर फेमाइन की हैं कि इस एटॉमिक वॉर के बाद जो दुनिया में कहतसाली पैदा होगी वो क्या होगी। अब आप इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ से आपको बताऊं कि अगर 100 वेपन्स छोटे छोटे, ये अपने तौर साहब को बता दूं कि टैक्टिकल वेपन्स क्या होते हैं। ये टैक्टिकल वेपन्स जो हैं इसकी एक पूरी की पूरी एक फहरिस्त है। ये छोटे छोटे वेपन्स होते हैं, ये वाले इस तरह के वेपन, ये आपको दिखा भी देंगे। ये वेपन्स बुनियादी तौर पर एक बस फॉर एग्जांपल किसी रेगिस्तान में कोई फौज जा रही है, कंपनी जा रही है, तो उसके ऊपर इस वेपन को इस्तेमाल किया। बड़े छोटे लेवल के वेपन होते हैं, लेकिन इस वेपन्स के भी अगर ये 50-60 वेपन इस तरह के छोटे छोटे मिसाइल जो हैं वो भी दाग दे जाएँ तो उनका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहली बात है कि अगर 100 वेपन्स जो हैं वो डेटोनेट किए जाएँ 15 किलोमीटर ईच वाले, तो उसके बाद वो कहता है कि मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ दी सूट जनरेशन जो है उसमें जो एक धमाके से जो
धुआं उठेगा, वो अगर 15 ट्रिलियन जो है उसका होगा, तो डायरेक्ट फर्टिलिटीज जो है 27 मिलियन होगी, और डेथ ड्यू टू फेमाइन बाय द एंड ऑफ द ईयर 260 मिलियन के तहत हो जाए। अब ये इतनी ज़्यादा होंगी कैसे? ये इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, मैं आपको इसकी रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं कि नंबर 1, रीजनल न्यूक्लियर वार किसी रीजन में, इंडिया पाकिस्तान में हो गई, इंडिया चाइना में हो गई, किसी और छोटे से मुल्क में हो गई। इससे होगा कि नंबर 2, कि ये जब धुआं उठेगा, आप देखें इसमें जब धुआं उठेगा तो इस धुआं उठने के साथ ही वो कहते ये है कि सनलाइट ब्लॉक्ड आउट, जैसे स्मोक हमारे यहाँ छाती है पूरी दुनिया पे छा जाएगी। और उसके बाद नंबर 3, द ग्लोबल टेम्परेचर ड्रॉप। अगर आज यहाँ पर 15 टेम्परेचर है तो फ़ौरन 6 या 7 पे आ जाएगा। उसके बाद जाएगा क्रॉप जो है प्रोडक्शन, फसलें नहीं पकेंगी, गंदम पक नहीं सकेगी और फसलें नहीं पक सकेंगी, और आखिर में लगा मास स्टारवेशन, ये जो है ये ज़बरदस्त किस्म की मास स्टारवेशन शुरू हो गई। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर आप हैरान होंगे कि इस वक्त जो ग्लोबल कवरेज है इसकी, वो इस वक्त चाबी जो होती है ये होती है 2088 जो है ग्लोबल, अकॉर्डिंग टू द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर, द ग्लोबल कवरेज इनटेक इज 2884 कैलोरीज डे दुनिया के अंदर ये है। लेकिन वो कहते हैं कि मिनिमम 2350, लेकिन स्टारवेशन के अंदर ये 1911 रह जाएंगे। ये उन्होंने वो मुल्क बताए हैं कि जिनके जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे इसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, जो डीप उसके अंदर है। फिर उसके बाद खुद चाइना भी उसके अंदर इफेक्ट करे। ये वो रेड एरिया जो है, ये पूरे का पूरा जो है, ये बहुत हद तक उसमें इफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं अगर कोई बचेगा तो ये जो साउथ अफ्रीका का इलाका बचेगा, या फिर थोड़ा सा। और न्यूजीलैंड के बारे में एक तस्वर पाया जाता है कि उसको ऐसी डेप्थ में है कि शायद उस पर धूप आती रहे। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया जो है वो इस थोड़े से आपके न्यूक्लियर वेपन्स चलने के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर कहत का शिकार हो गई। तो ऐसे में आपको कौन इस्तेमाल करने देगा? वो आके खुद नहीं बैठ जाएंगे, दोनों तरफ का, इंडिया में बैठ जाएगा, पाकिस्तान में बैठ जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, ये एक बुनियादी तौर पर एक इलेक्शंस हैं जो कि बिहार में होने वाले थे, और उसके लिए बिहार के इलेक्शंस के लिए उन्होंने ये सारे का सारा ड्रामा, जो मैं पहले भी कह रहा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो था वो किया गया। और इंडिया में तो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं कि जिसकी हिसाब नहीं। बल्कि इंडिया की कुछ साइट्स हैं वो बताती हैं कि ये जो मरने वाले हैं ये तो हिंदू थे ही नहीं, मुसलमान थे मरने वाले, और उन्होंने उनकी लिस्ट भी जाया की। जैसे मोहम्मद आसिफ यूपी के हैं, अनीस कुरैशी यूपी के हैं, फैसल खान दिल्ली से हैं, सलीम बेग राजस्थान से हैं, अनिल राय ये एक हिंदू है, रमीश यादव ये हिंदू है, प्रदीप मिश्रा ये हिंदू है, फिर आसिफ कुरैशी मुसलमान है, फिर प्रवीण ठाकर ये हरियाणा से है, जमील अहमद पंजाब से है, सुरेश कुमार हिंदू है, मोहसन शेख महाराष्ट्र। इसमें जो मैं ये लिस्ट आपको पढ़ते हैं तो 26 के 26 में 15 जो है ये मुसलमान हैं और बाकी हिंदू हैं। तो एक ख़ास तौर पे एक फ़िज़ा पैदा करने के लिए, एक कैफियत पैदा करने के लिए की गई। लेकिन होता क्या है, ये रिटॉरिक होता है। इस रिटॉरिक में मसलन जैसे गोधरा का इंसिडेंट हुआ, जैसे बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ, जैसे ये चीज़ें हुई, इसके अंदर वो ताकतें जो कि जमहूरी तौर पर जीतना नहीं चाहती, वो इसी तौर से आगे जो है वो चलती हैं। बीजेपी का मामला ये है कि बीजेपी एक आरएसएस की, जिसे कहते हैं, एक ऑफशूट के तौर पे आई थी, और उसने उस हिंदुत्व के उस तस्वर को आगे बढ़ाया, और उसके अंदर उन्होंने सिर्फ मुसलमान दुश्मनी पे अपने आप को बेस किया। लेकिन अब वो फिजा चुके ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के अंदर भी अब 3-4 दिन के अंदर आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी वॉर की वो फिजा नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? ये इतना बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा सवाल है कि जिसके बारे में हम सबको गौर करना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता असल में जंग हो गई तो क्या ये कौम वाकई उस मोहब्बत के साथ, उस जफाकशी के साथ, उस मेहनत के साथ, उस इन्वॉल्वमेंट के साथ तैयार है? वरना मुझे उसका याद आता है आका दरिया का सीन, डाकू साईं आता है वो लूट के ले जाता है, पुलिस साईं आता है वो लूट के ले जाता है। आम आदमी को फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसको किसी न किसी जगह मोहब्बत और उसके बाद सुकून और इत्मीनान न मिले तो उसके यहाँ बारिश बरसे, ओले बरसें, बिजली कड़के, उस नंगे फर्श पर ज़िंदा रहना होता है। वाखिर दावाना।